कर दिया स्टार्ट। तो देखो हम लोग 8th का केमिस्ट्री पढ़ेंगे आईसीएसई बोर्ड का, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो बताओ फिजिकल एंड केमिकल चेंज कब होता है? फिजिकल चेंज करना है, मान लीजिए सॉलिड है तो उसके पार्टिकल्स क्या होंगे? टाइटली बॉन्डेड होंगे, राइट। तो अगर मैं इसको हीट करूंगा तो ये पार्टिकल क्या होगा? थोड़ा दूर दूर जाएगा, बराबर ना। तो इसको मान लो हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। हीट का सिंबल ऐसे ट्रायंगल जैसा होता है, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या है? क्लोजली पैक्ड है, क्लोजली, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लूजली पैक्ड है। और हीट करूंगा तो इसके बीच के डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे ना। तो ये समझिए कि लिक्विड फॉर्म में ये कन्वर्ट हुआ। पहले क्या था? सॉलिड था। तो ये फिजिकल चेंज है ना। फिजिकल चेंज मतलब सॉलिड लिक्विड गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना, समझा ना। तो देखो इसको और हीट करूंगा तो पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे, तो ये गैस फॉर्म में हो जाएगा। तो गैस को स्मॉल जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड को स्मॉल एल से, और सॉलिड को स्मॉल एस, ठीक है। तो आपके बुक में दिया हुआ है स्लो एंड फास्ट चेंज। तो स्लो चेंज क्या है? दैट टेक लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट। तो स्लो चेंज, जैसे मान लो हम बचपन में जन्म लिए थे, तो स्लो चेंज है ना, धीरे धीरे बड़ा हो रहे हैं ना हम लोग, तो धीरे धीरे मेंटल फिजिकल दोनों डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये स्लो चेंज है, स्लो चेंज। तो स्लो चेंज का मतलब जो टाइम ज्यादा लेता है ना, टेक मोर टाइम, द चेंज दैट टेक longer time to complete its change or to complete the change is called slow change, ठीक है। जैसे मान लो आयरन का अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट लेता हूं तो उसका अगर मैं रिएक्शन वाटर के साथ करता हूं, ये आपका आयरन का मटेरियल है जिसको Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, आयरन का सिंबल Fe है। तो ये अगर आयरन ऑक्साइड बना रहा है, जैसे Fe2O3 बना रहा है, तो ये स्लो चेंज होगा, बहुत टाइम लगता है ना। बारिश के टाइम आता है, फिर वो उसके अंदर कोरोजन होता है ना, तो इस प्रोसेस को हम लोग कोरोजन भी बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो ये स्लो प्रोसेस का रिएक्शन है। तो अगर फास्ट करवाना है, जैसे मान लीजिए फास्ट रिएक्शन है या फास्ट चेंज, तो अगर मान लो आपका पास मीथेन गैस है, उसको बर्न करोगे तो तुरंत ये CO2 और एनर्जी दे देगा ना। चाहे कोई पेट्रोल केरोसिन चिप है तो उसके अंदर अगर फ्यूल इग्नाइट करूंगा तो वो फास्ट रिएक्शन होगा, ठीक है। तो जैसे C410 है प्लस O2, ये आपका ब्यूटेन गैस है, ठीक है ना। तो इसको बर्न करोगे तो CO2 और H2O फास्ट मिलता है, बराबर है। तो ये फास्ट रिएक्शन के अंतर्गत आएगा। तो इसका चेंज कैसे लिखोगे? चेंज दैट टेक प्लेस इन लेस टाइम। लॉन्गर की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? लेस लिखना पड़ेगा। तो इसका डेफिनेशन लिख लो, द चेंज दैट टेक स्मॉल टाइम या लेस टाइम टू अकर, ठीक है। ये लिख लो यहाँ पे। स्टॉप करूं? हाँ, पढ़ेंगे नेचुरल एंड मैन मेड। अगर मैं ऐसे डिफरेंस करके लिखूं तो नेचुरल चेंज, नेचुरली कौन चेंज होता है? बताओ। मैन मेड चेंज, जो नेचुरल चेंज, जैसे फ्रूट्स पकता है तो नेचुरली चेंज है ना वो, ठीक है। रॉटनिंग ऑफ फ्रूट। मैन मेड चेंज है मतलब खाना तुम पका रहे हो तो उसको तुम अपने आप से पका रहे हो ना, इग्निशन देकर, ठीक है। तो उसको मैन मेड चेंज बोलेंगे। तो नेचर के थ्रू जो चेंज आएगा उसको बोलेंगे नेचुरल चेंज। तो ये इसका डिफिनेशन लिखना तो लिख लो, सम चेंज दैट टेक प्लेस इन द नेचर बाय itself, some change that
take place in nature by themselves is called natural change. ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है? डे एंड नाइट अपने आप होता है ना, नेचुरल चेंज है, उसमें हमारा कोई चेंज दिक्कत नहीं है, ना कंट्रोल है. डे एंड नाइट चेंज. और क्या हो सकता है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट या ग्रोइंग ऑफ ट्री. ग्रोइंग ऑफ अ ट्री. और क्या लिख सकता हूँ? अर्थक्वेक आता है, अपने आप से होता है ना, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो ये भी नेचुरल चेंज है. ठीक है, वोल्केनो, तो बहुत सारे हो जाएंगे नेचुरल चेंज जिसपे कोई कंट्रोल नहीं है, जो नेचर कंट्रोल करता है. मैनमेड में क्या है? जो ह्यूमन के थ्रू होता है, जैसे कुकिंग फूड, फॉर्मेशन ऑफ स्टील फ्रॉम आयरन. गोल्ड बनाते तो इसमें कॉपर जिंक मिलाते ना, तो ये मैनमेड चेंज हो गया. ठीक है, फोन बना रहे हैं तो मैनमेड, बोर्ड बना रहे हैं, चेयर बना रहे हैं, सब मैनमेड चेंज है ना. तो लिखो एनी चेंज ड्यू टू अकर बाय मैन या मेन. एनी चेंज दैट अकर्स ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ human being is called man-made change. ठीक है, एग्जाम्पल लिखो. कुकिंग ऑफ फूड, ज्वेलरी मेकिंग. हाँ लिख सकते हो. एग्जाम्पल्स में क्या आएंगे? कुकिंग ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ स्टील. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम लोग चेंज पढ़ेंगे पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक. जो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो चेंज आता है उसको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं या पीरियोडिक चेंज. नॉन पीरियोडिक मतलब जिसका कोई टाइम फिक्स नहीं है. नॉन पीरियोडिक चेंज, जैसे मैं कभी कभी मान लो लेट हो जाता हूँ, कोई फिक्स टाइम पे नहीं आता, तो नॉन पीरियोडिक चेंज. तो अगर डिफिनेशन लिख लो, अगर डिफरेंस आएगा तो पहले क्या लिखने का? डिफिनेशन. तो लिखो चेंजेस that are repeated at regular interval of time and not randomly is called periodic change. ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है? चेंज ऑफ सीजन भी होता है ना, तो ये पीरियोडिक चेंज है, चेंज ऑफ सीजन. दूसरा क्या है? चेंज ऑफ डे एंड नाइट, चेंज ऑफ डे एंड नाइट. ठीक है, तो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे ये चेंज होता है. नॉन पीरियोडिक में क्या आएगा? जिसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, जैसे अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है, वोल्केनो निकल सकता है, मुंबई में कभी भी बारिश, बरसात, एक ही दिन में ठंडा, बारिश, गर्मी सब आ जाता है, तूफान, धूप. तो ये नॉन पीरियोडिक चेंज है. तो लिख लो चेंजेस दैट आर नॉट रिपीटेड एट regular intervals are called non-periodic change. ठीक है, तो इसका एग्जांपल है अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड,
इपिडेमिक। कभी भी बीमार पड़ जाते हैं ना, तो ये भी नॉन पीरियोडिक चेंज है। अ पर्सन बिकमिंग, महामारी जो एपिडेमिक नहीं, पैंडेमिक होता है। नहीं, एपिडेमिक, पर्सन बिकमिंग सिक। चलो, तो ऐसे डिफरेंस लिख सकते हैं ना, ये लिख लो। फिर हम लोग रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल चेंज पढ़ेंगे। पॉज करो। अभी नेक्स्ट चेंज हम लोग पढ़ेंगे रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल। रिवर्सिबल चेंज एंड नॉन रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, बहुत सिंपल है। देख लो, पहले समझ लो, जैसे लिक्विड है वाटर, ठीक है, तो इसको सॉलिड बनाना है तो क्या करेंगे, इसको फ्रीज करेंगे ना, ठीक है, तो ये आइस बन जाएगा। तो आइस का सिंबल क्या होगा, सॉलिड होगा ना, तो इसका मतलब इसको कूल कर रहे हैं ना हम लोग, ये समझा। तो अगर इसको उल्टा करना है तो क्या करोगे, इसको हीट करोगे, तो ये रिवर्सिबल चेंज है, समझा। अभी देखो नॉन रिवर्सिबल क्या है, जैसे मीथेन गैस है, उसको बर्न कर रहा हूँ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन। तो इसको बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिला ना, तो ये नॉन रिवर्सिबल है। अभी CO2 को और H2O को कंबाइन करके थोड़ी मीथेन गैस ऑब्टेन कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना सर। मीथेन और ऑक्सीजन को कंबाइन करने के बाद H2O कहाँ से बना? इसको कंबसन रिएक्शन बोलता हूँ बेटा। कोई भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में But I don't think वो पानी बर्न पी करते रहा हैं तो CO2, इसको स्टीम बोलते हैं। है। स्टीम वाटर में वेपर, होता है। हाँ, वेपर फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में, अच्छा, और ये भी गैस बन जाता है CO2। गैस मेरे को लगा प्रैक्टिकल पाया है H2O हाँ, नॉर्मल H2O जरा पानी आगे में। का। स्टीम। इसको बैलेंस करना तो कर सकते हैं, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 लिख दो, 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, दो। तो इधर 2 और ये 2, 4 हो गया ना, तो इधर यहाँ 2 पे लिखना दो पड़ेगा। लिखो। ये 2 इसके लिए भी काउंट होता है, समझा। हो गया सर। तो इसका अगर मैं डिफिनेशन बताता हूँ तो डिफिनेशन भी लिख लो, तो लिखो, व्हेन a change in a substance can be reversed by changing the condition. Is called reversible change. चेंज, ठीक है ना। और नेक्स्ट है नॉन रिवर्सिबल, मतलब दूसरों को कंडीशन चेंज करके भी वापस नहीं ला सकते। तो लिखो, इफ अ सब्सटेंस कैन नॉट बी brought back to its original state after a change is called an irreversible change। ठीक है, जैसे अपना उम्र बढ़ रहा है तो अभी बच्चा थोड़ी बनेंगे बुढ़ा होने के बाद, ठीक है, तो ये आपका नॉन रिवर्सिबल है, ठीक है ना। और रिवर्सिबल चेंज मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हो गया सर। ठीक है, तो देखो ध्यान से कृषांग, तो ऑल पॉसिबल चेंज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। तो फर्स्ट कैटेगरी है फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। तो फर्स्ट फिजिकल चेंज के बारे में बताता हूँ, जिसको हम लोग चेंज ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट का मतलब सॉलिड से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से गैस, उल्टा भी कर सकते हैं, लिक्विड गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। लिक्विड से सॉलिड, तो इसको स्टेट चेंज बोलते हैं, समझा। सॉलिड से लिक्विड, प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है।
नहीं होता। प्रॉपर्टी नहीं चेंज होता Physical में है, नहीं होती, फिजिकल chemical में, में। केमिकल में चेंज हाँ होता है। सॉरी मतलब वो ठीक है, वही तो बोल रहा देखो था, a solid physical और change is one in which a substance changes temporarily। तो सॉलिड वाटर है आइस फॉर्म में, तो इसको हीट करोगे तो ये लिक्विड बनता है ना एनर्जी एब्जॉर्ब करके। तो इसके अंदर भी दो हाइड्रोजन है, इसके अंदर भी एक ऑक्सीजन है, इसके अंदर भी दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो इसके अंदर केमिकल जो है वो तो सेम है ना, ठीक है, सिर्फ उसका स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, बराबर है। तो देखो इसका अगर मैं डिफिनेशन लिखूं, अ फिजिकल चेंज is one in which a substance change temporarily ठीक है। in some, और क्या बताना, और इट्स फिजिकल, दूसरा में क्या बोल सकते हैं, और इट्स ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑल इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या आता है, स्टेट हो सकता है, शेप हो सकता है, साइज हो सकता है, अपीयरेंस हो सकता है ना, क्योंकि सॉलिड में तो ये एक शेप में दिखेगा, लिक्विड फॉर्म में कंटेनर का शेप ले लेगा, बट नॉट इट्स केमिकल चेंज, बट नॉट इन इट्स केमिकल चेंज। केमिकल कंपोजिशन लिखो, उसके अंदर का पॉइंट नहीं चेंज होता ना, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज, ठीक है। तो इधर केमिकल ने मत लिखना, अभी फिजिकल के बारे में ही चल रहा है, ठीक है। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करता हूँ। सर उसके नीचे और करते हैं ना, केमिकल का अलग साइड, हाँ, तो आप लोग लेफ्ट साइड में ही लिखो, ठीक है। लेफ्ट साइड में लिखो। हाँ, आप लोग राइट हैंड साइड में जगह छोड़ना है, तो उसी में कंटिन्यू करना है फिजिकल में। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फिजिकल चेंज का, कोई भी सब्सटेंस नया नहीं बनता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो देखो इसका क्या बताया, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन अ क्यूब ऑफ आइस इज टेकन आउट ऑफ रेफ्रिजरेटर इट मेल्ट इनटू वाटर, राइट। तो देखो आइस का भी फॉर्मूला सेम होता है H2O, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में, तो जब इसको बाहर निकालोगे तो ये H2O लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये फिजिकल चेंज है ना, सॉलिड से लिक्विड गया, इसके अंदर कंपोजिशन जो है केमिकल एटम, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये तो चेंज थोड़ी हुआ, ये तो उतना ही है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो इसलिए बोलता है, ठीक है। इफ इट इज केप्ट बैक इन द रेफ्रिजरेटर इट फ्रीज इनटू आइस, इसको वापस अगर मैं रख दूं, यहाँ पे क्या हो गया, मेल्ट हो गया हीट एब्जॉर्ब करने के बाद, तो फिर से अगर मैं फ्रीज करूं तो ये फिर से सॉलिड चला जाएगा, बराबर है। देयर कंपोजिशन इज सेम, सो दे बोथ हैव द फार्मूला H2O। ऑन मेल्टिंग ऑफ आइस और फ्रीजिंग ऑफ आइस नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो इसको क्या कर रहा हूं, ऑन मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इज थोड़ा ऐसे इसको कर दो ना, फॉर्म, सर्दी और ठंडी लग रही है। ठीक है, ओके। ओनली फिजिकल स्टेट चेंज, ओनली फिजिकल स्टेट चेंज। ये करो, पॉज करो, थोड़ा ऐसे चलो
उसमें नेक्स्ट पॉइंट देखो फोर्थ, क्या बोलता है? चेंज इज टेम्पररी एंड रिवर्सिबल, द सब्सटेंस रिटेन टू इट्स ओरिजिनल स्टेट ऑन चेंजिंग द कंडीशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज में क्या है? इसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता, ये रिवर्सिबल रिएक्शन चेंजेज होता है, ठीक है। इसमें टेम्पररी चेंज होता है, तो लिख लो द चेंज इज टेम्पोररी एंड reversible, that is substance return to its original state on changing the condition, ठीक है। कंडीशन चेंज करोगे तो उसका स्टेट चेंज होता है। तो एग्जांपल समझते हैं। यू हैव नोटिस दैट व्हेन अ क्यूब ऑफ आइस इज टेकन आउट ऑफ फ्रीजर इट मेल्ट्स एंड चेंज इनटू वाटर, इट रिटेन्स गेन इनटू आइस व्हेन पुट बैक इनटू द रेफ्रिजरेटर ना। सेम कर रहा है, आइस को बाहर निकाला रेफ्रिजरेटर से तो सॉलिड था, फिर मेल्ट हो गया लिक्विड फॉर्म में, फिर से वापस लिक्विड को रख दिया तो सॉलिड बन जाएगा ना, ठीक है। दूसरा एग्जांपल बोलता है gently heat some powdered sulfur in a hard glass tube, it melt into pale yellow liquid, ठीक है। अगर सल्फर को तुम बाहर निकालोगे तो ये एनर्जी गेन करके सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है सल्फर का, ठीक है। सॉलिड से अगर लिक्विड फॉर्म में जाएगा सल्फर तो उसका कलर चेंज हो जाता है, येलो हो जाता है, ठीक है। स्टॉप हीटिंग एंड अलाउ द टेस्ट ट्यूब टू कूल, मोल्टन सल्फर क्विकली चेंज बैक इनटू सॉलिड स्टेट, तो ये फिर से ये कलर अपना लूज कर देता है जब ये सॉलिड फॉर्म में जाएगा तो, ठीक है। एस मतलब यहाँ पे सल्फर है, सॉलिड नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट देखो, फिजिकल चेंज लाइक टीयरिंग ऑफ पेपर, प्लकिंग ऑफ फ्लावर, चॉपिंग वेजिटेबल्स आर इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज। कुछ चीज को कट कर दोगे तो उसका कंपोजिशन सेम रहेगा, बस उसका शेप साइज चेंज होता है ना। जैसे ये पेन है, इसका आइटम्स का जो कंपोजिशन है सेम ही रहेगा, लेकिन वो सिर्फ इरिवर्सिबल चेंज होगा, इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज। तो ये लिख लो एग्जांपल्स, लाइक पेपर को अगर आप फेंकते हो कट करके, टेयरिंग ऑफ पेपर, प्लकिंग ऑफ फ्लावर्स, chopping vegetable are examples of irreversible change. चलो कर पॉज कर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑफ फिजिकल चेंज का। देयर इज नो न्यू चेंज इन द मास ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। मास सेम रहेगा, मान ली 20 ग्राम आपका आइस था, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। चेंज कुछ ज्यादा नहीं होगा, लगभग लिक्विड फॉर्म में भी सेम मास आएगा। तो इसका स्टेटमेंट है देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग फिजिकल चेंज, ठीक है। सो वेइंग अ बीकर containing some solid wax on a balance, melt the wax and again weight the beaker, तो सेम मिलेगा तुमको, ठीक है। सो टू weights are identical, this so that there is no change in the mass of the substance involved। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना तो लिख सकते हो। weighing of wax is same after melting, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, देयर इज यूजुअली नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी एज ए रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज होता है तो उसकी एनर्जी में ज्यादा चेंजेस नहीं होते। सो ये भी लिख लो 6 पॉइंट, there is usually
नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज। ठीक है, so water change into steam by absorbing a certain amount of heat energy, the same amount of energy is given out when a steam change back into water by giving it। ठीक है ना, जितना ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब मेल्ट होने पे एब्जॉर्प्शन करेगा उतना ये लिबरेट भी करेगा। ठीक है, तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लूज करेगा जब फिजिकल चेंज होगा। तो बोल सकते हैं देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी। तो ये आपका बता दिया हूँ फिजिकल चेंज के बारे में। आप केमिकल चेंज सर? एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज बहुत सारे दिया हुआ है, तो 2-3 मैं बता देता हूँ, फिर केमिकल चेंज चालू करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ आइस, तो ये सब लिख लो, ये आपका एग्जांपल्स है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, सब्लिमेशन, आयोडीन डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चला जाता है। कैम्फर, आयोडीन, एक और कैम्फर भी होता है ना, घर पे जो पूजा के टाइम जलाते हैं, जिसको कैम्फर बोलते हैं, कपूर ना, ये लिख लो, बहुत सारे हैं, हो गया सर? ये लिख लो, फिर केमिकल चेंज पढ़ेंगे। स्टॉप कर दो। दूसरे साइड में केमिकल चेंज में लिखना है पॉइंट वाइज, ठीक है। तो पहले से बॉक्स छोड़ा दिया था, तो अभी नेक्स्ट लिखो केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। तो in a chemical change original substance given rise to one or more new substance with the different composition and properties। तो इसका प्रॉपर डिफिनेशन लिख लो, in a chemical change original substance give rise to one or more new substance with entirely different composition and properties। प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाता है, कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है, कंपेयर टू ओरिजिनल, कंपेयर टू दोज ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस। ठीक है, तो एक एग्जांपल पहले समझ लेते हैं। जैसे मीथेन गैस को बर्न किया था, राइट, इसका नाम क्या है, मीथेन गैस। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता हूं तो CO2 मिलता है, इसमें H2O मिलता है। तो कंपोजिशन देख सकते हो, इसमें एक कार्बन और इसमें 4 हाइड्रोजन है, इसमें 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, इसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो सबका कंपोजिशन अलग अलग चेंज हो गया ना आर्या। ओके, तो देखो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 4, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन में ऑक्सीजन हो गया, पूरा हाइड्रोजन हट ही गया ना, निशान समझा गया। तो कंपोजिशन रिएक्टेंट साइड में अलग है, प्रोडक्ट साइड में अलग है ना। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट है ना, नया सब्सटेंस बना है, तो इसका इसके साथ कोई भी कम मेल नहीं है ना, मैच नहीं कर रहा है ना कुछ भी, तो इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। तो यहाँ पे बताया गया, देखो, इन अ केमिकल चेंज ओरिजिनल सब्सटेंस गिव राइज टू वन और मोर न्यू सब्सटेंस। तो ये न्यू सब्सटेंस है आपका, ये क्या है, न्यू सब्सटेंस, और ये क्या है, ओरिजिनल सब्सटेंस, ओरिजिनल सब्सटेंस। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट इसका पढ़ेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिख लेना कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे हम लोग फिजिकल के लिए लिखे थे ना डिफिनेशन, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट है न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। तो टेक सम आयरन पाउडर एंड सल्फर पाउडर इन टेस्ट ट्यूब एंड हीट देम। ठीक है, तो देखो आयरन का पाउडर लेना और सल्फर को, इसको हीट करोगे तो आयरन सल्फाइड देता है FeS। The gray black solid is formed which is not attracted by magnet. It is insoluble in carbon disulfide. इसको अगर आप कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो नहीं होगा, इनसोल्यूबल होगा। मतलब जो घुलता नहीं उसको इनसोल्यूबल बोलते हैं। दैट मीन्स न्यू सब्सटेंस इज आयरन सल्फाइड। इसका नाम क्या है? आयरन सल्फाइड। Fe को क्या बोलते हैं? किसका सिंबल है? आयरन का। S किसका सिंबल है? सल्फर का। ये किसका सिंबल है? हीट का। समझा? और CH2 जो लिखा हूं इसका नाम है कार्बन डाइसल्फाइड। यहां तक क्लियर है? तो इसका प्रॉपर्टी डिफरेंट है FeS का, इनसोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड है ना, क्योंकि आयरन जो है मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है ना, अट्रैक्ट मैग्नेट। लेकिन जब आयरन सल्फाइड बनता है तो डू नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। यहां तक क्लियर है? तो ये हो गया अपना न्यू सब्सटेंस के बारे में। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? चेंज इज परमानेंट एंड रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, जो ये चेंज बना नया सब्सटेंस वो इरिवर्सिबल है, वापस नहीं ला सकते हैं। बोलते हैं ना एक बार आदमी मर गया तो फिर जिंदा वापस नहीं आ सकता, वैसे ये भी है। ठीक है, ये आयरन सल्फाइड बन गया तो वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो चेंज इज परमानेंट, द चेंज इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। ठीक है, when piece of paper is burned, अगर कोई भी पेपर को बर्न कर दोगे तो न्यू सब्सटेंस बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड एश। Even when the burning of stop, ash can't be changed back into paper. This show that formation of ash from paper is permanent and irreversible change. ठीक है, तो ये तो एग्जांपल है। पेपर का लिखना है तो कार्बन के फॉर्म में लिखे थे, कार्बन प्लस O2 मिलकर क्या देगा? CO2। ठीक है, तो ये एश बन गया आपका। तो इसको इरिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। पॉज करो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल चेंज में, देयर इज यूजुअली अ चेंज इन द मास ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस। मास चेंज हो जाएगा कभी। देयर इज यूजुअली अ चेंज इन मास, चेंज इन मास of original substance। ठीक है ना, तो मास में चेंजेस आएगा। जैसे टेक अ पीस ऑफ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को ले लेता हूं, मैग्नीशियम का सिंबल है Mg। ठीक है, विथ अ लेड, वेट इट देन हीट इट ओपनिंग द लीड आफ्टर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो मैग्नीशियम को अगर बर्न करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा ना, MgO बन जाएगा। बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 मांगते हैं, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो देखो रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। O2 को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। Mg को मैं लिख दिया हूँ नाम, मैग्नीशियम है। तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया। When the whole of the magnesium is burned, cool the crucial and weight it, you will find that final weight is more than initial weight. This proves that chemical change take place. It's gain in the mass. ठीक है, मास इसका गेन कर दिया।
ठीक है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी होता है। पूरा मास अगर कैलकुलेट करोगे तो इसके मास के बराबर आता है। मैं एक बता देता हूँ, जैसे मैग्नीशियम का मास होता है एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक मास होता है 24। ऑक्सीजन का होता है 8, एटॉमिक नंबर होता है 16, एटॉमिक मास। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। इसको जेड से रिप्रेजेंट करता है, इसको ए से। तो ए इक्वल टू पी प्लस एन होता है। जेड इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये सब पता है सबको। प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। क्या क्लियर है ना? तो अगर मास कैलकुलेट करूं तो ये 2 इंटू मैग्नीशियम का मास कितना है? 24। सर हमें है मास नहीं है, मैं बता रहा हूँ। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? 2 ऑक्सीजन इसलिए। कृष्ण तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में 2 मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन है। तो 2 इंटू 24 प्लस 2 इंटू 16 कैलकुलेट करो। ये कितना आता है? 48 और ये 32 कितना आया? 80 आता है। तो इधर 80 है, कैलकुलेट करो। 48 प्लस 32 80 है ना? तो दोनों साइड मास सेम है, तो इसी को तो बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल चेंज का। चेंज ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। कृषांग इधर देखना है। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। ठीक है, तो देखो व्हेन वुड और पेपर इज बर्न्ड इन एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर प्रोड्यूस। तो ये क्या बोलता है? अगर कोई भी कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है उसको बर्न करोगे तो ये CO2 और देगा और स्टेम देगा, मतलब वाटर वेपर। तो मान लो वो बना है C2H2 से, इसको इथाइन बोलते हैं। तो इसको बर्न करूंगा तो CO2 और H2O मिलेगा, बराबर ना? तो इसको स्टेम बोलते हैं और CO2 को कार्बन। तो देखो शांत बैठो, इसका फॉर्मूला है C2H2, इथाइन बोलते हैं। ओए इसको बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, सो हम लिखो मत, टाइम दूंगा। तो ये क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। और वाटर, स्टेम को वाटर भी बोलते हैं, H2O। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया? तो बट एट द सेम एनर्जी इज आल्सो रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। इसको बर्न किया तो क्या मिला? एनर्जी रिलीज होता है, बाद में एनर्जी रिलीज होता है, हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी ना। नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट यूज एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम सन टू प्रिपेयर द फूड। तो फोटोसिंथेसिस में कौन सा रिएक्शन होता है बताएगा कोई? फोटोसिंथेसिस में CO2 गेन करता है ना, एब्जॉर्ब करता है एनवायरनमेंट से इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये बनाता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 और ऑक्सीजन प्लांट रिलीज करती है ना कभी। तो ये जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है कभी? C6H12O6। C मतलब कार्बन है, H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। तो ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला क्या मिला? O2 आ रहा। CO2 को क्या बोलते हैं? अभी लिख के दिया हूं, कार्बन डाइऑक्साइड। H2O क्या है? वाटर है ना। ये समझा? तो ये रिएक्शन किसका है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। देखो यहाँ पे नाम भी लिख दिया हूं, समझा? अगर ग्लूकोज को बर्न करोगे तो उल्टा रिएक्शन मिलेगा, मतलब इसको बर्न करोगे तो CO2 और H2O मिलेगा ना। तो इसी में 2 टाइप्स के रिएक्शन भी होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। जो एनर्जी रिलीज करता है उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर कोई भी चीज को बर्न करोगे तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसमें शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? एनर्जी इज रिलीज्ड। और इसमें क्या करेगा? एंडोथर्मिक में एनर्जी गेन करेगा। एंडोथर्मिक एनर्जी इज एब्जॉर्ब।
ठीक है, जो कंबसन रिएक्शन है ये वाला, ये कौन सा है? इंडोथर्मिक रिएक्शन है, और ये एनर्जी दे रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? एक्सोथर्मिक। सर अपने दोनों में एंडोथर्मिक लिखा है। नहीं, ये इंडो है, नहीं सर, नीचे। थर्मिक। ये एक्सो है, ई एक्सो है, ये हाँ, उनको N लिखा। ई एन है, ये पॉज करो।